Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the last topic of the chapter is probability. Obviously, 9 से देखते आ रहे हैं, आखिरी चैप्टर तो फिक्स हो गया है, मतलब वो सीट तो फिक्स है आखिरी चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। 9th में भी लास्ट चैप्टर था, 10th में भी लास्ट चैप्टर यही था, 11th में भी यही है और 12th में भी यही होगा। 13 चैप्टर होगा, 13 ही चैप्टर्स हैं 12th में, बट वो 13 चैप्टर्स इसके 16 चैप्टर्स के दुगने के बराबर है। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी विल बी द लास्ट चैप्टर नेक्स्ट ईयर टू। चलो बात करते हैं इस साल प्रोबेबिलिटी में क्या सीखना है, उसकी बात पहले बाद में करेंगे। पहले ये बताओ प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बिकॉज अब तो 2 साल हो गए, तीसरा साल है प्रोबेबिलिटी का, तो जनरल इंट्रोडक्शन की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, आप मुझे इंट्रोड्यूस करो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होता है बेटा। साक्षी बताओ। संभावना, है ना। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में उस काम को हम घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट, है ना। मैथमेटिकल इस चैप्टर के टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। किसी इवेंट के होने की संभावना। ठीक है, किसी कार्य के घटित होने की संभावना। ठीक है, कई बार कार्य नहीं भी होता है, किसी चीज के होने की संभावना भी हो जाती है। अब वो कोई जरूरी नहीं वो कोई कार्य ही हो। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा कि राम के अंदर ईमानदारी है या नहीं है, इसकी संभावना बताओ। तो अब राम कोई कार्य नहीं कर रहा है इसमें, है ना। राम कोई कार्य कर रहा है कि इस घटना में नहीं कर रहा है, तो कार्य करने की भी हो सकती है, या फिर किसी चीज के कुछ होने की भी हो सकती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के कुछ होने की भी संभावना हो सकती है, या मैथमेटिकल टर्म्स में कहें किसी इवेंट के घटित होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी इज एज इक्वल टू पॉसिबिलिटी। अब अपन जनरल टर्म्स में वर्ड पॉसिबिलिटी ज्यादा यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, और जब अपन उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैलकुलेट कर लेते हैं तब वो वर्ड क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटी में मैथ्स मिला दें, पॉसिबिलिटी प्लस मैथ्स बराबर प्रोबेबिलिटी, वहां पे टॉपिक का नाम प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, जैसे टाइम होता है, अब टाइम को पढ़कर कुछ रूल्स बनाकर एक टॉपिक तैयार करते हैं जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं टेंस, कहते हैं ना, टेंस। सिमिलरली मैथ्स के अंदर पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में काउंट करके जो हम टॉपिक बना के देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रोबेबिलिटी टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या जरूरत है पढ़ने की। जब तक अपने को उसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी तब तक अपने को टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, इसके बिना कौन सा काम बिगड़ जाएगा हमारा। हम्म, पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, मेरे को नहीं बताना पॉसिबिलिटी के बारे में। मैं क्यों स्टडी करूं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं क्यों सोचूं कि आज बारिश आने की संभावना कितनी है, मैं क्यों सोचूं आज क्लास 11th के बच्चों की क्लास में आने की संभावना कितनी है, कंसिडरिंग कि आज सकरात है। मैं क्यों सोचूं ये सारी बातें, क्लैरिफिकेशन क्यों करूं, तो सिग्निफिकेंस क्या है, चल रहा है ना उसके बिना भी काम। वाई शुड आई क्लैरिफाई, बहुत सारी और भी चीजें क्लैरिफाई करने की, वो तो नहीं कर रहा मैं, इसी को क्यों करूं। वाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग प्रोबेबिलिटी as a topic, and how will it help in your future decision making or decision taking. So this is it, 2 साल से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, बट हमको इंपॉर्टेंस नहीं है। आज अगर आपको एक इंग्लिश का पेपर होता है सबका ही, 11th 12th में इंग्लिश में अगर यही पैसेज आ जाए उठ के कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कोर्स, तो 4 लाइनें लिखें, सो वी आर नॉट एबल टू राइट ए सिंगल लाइन कि हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको। क्यों। हम्म। हम्म। सिंपल सा आंसर है, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं से हमारा जीवन भरा हुआ है। ठीक है ना, एवरी मोमेंट इज रिस्की, हर एक मोमेंट रिस्की है।
तो उस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें हमने मैथमेटिकल टर्म्स में कैलकुलेट कर ली हैं या करते हैं, तो रिस्क को क्यों ना कैलकुलेट करें। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए वी स्टडी प्रोबेबिलिटी सो एज टू टेक द ऑप्टिमम डिसीजन, भी किसी चीज का एक ऑप्टिमम डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक दुकान खोलनी है, तो रिस्क है ये एक बहुत बड़ा, मैं जीवन भर की पूंजी उसमें लगाऊंगा, मान लो फेल हो गया तो रोड पे भी आ सकता हूँ, और सक्सीड हो गया तो आसमान पे भी जा सकता हूँ। तो ये आर पार की लड़ाई में खेलूं या नहीं खेलूं, इसको कैलकुलेट तो करूं, या अल्टप्पे डिसीजन ले लूं ना, इसको कैलकुलेट करूंगा। बड़े बड़े कंपनीज में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ऑफिसर्स बिठाए जाते हैं, जो केवल दिन भर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, और उनकी लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं। मान लो कोई स्टॉक मार्केट वाली कंपनी है, उसके लिए कितना जरूरी है प्रोबेबिलिटी देखना। आप सोचो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा। वो ऐसे अल्टप पे क्लाइंट्स को थोड़ा ना कहेंगे कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर लो। जिनके क्लाइंट्स हैं उन पे विश्वास रखते हैं, एक एडवाइजरी कंपनी है जिनको एडवाइस करती है, तो वो कितना कुछ नहीं कैलकुलेट करते होंगे। और जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आगे चल के कहीं ना कहीं उन जगहों पे लगते हैं। अब हम कौन सी फील्ड में जाते हैं डिपेंड उस पर करता है, समझे। सो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, सो एज टू लोअर अवर रिस्क, हमारे रिस्क को थोड़ा कम करें या कैलकुलेट करें या बैलेंस करें, उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी पढ़नी होती है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 11th? वन। ओके, फॉर श्योर इट शुड बी वन। ठीक है, ये फेथ होना चाहिए कि हाँ, आई हैव 100% कॉन्फिडेंस दैट आई विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ, अभी नहीं, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो आओ। तो अब थोड़ा सा रिवीजन पे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का तीसरा साल है, पहला साल क्लास 9th में आया, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यहाँ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, या कई कईयों ने यहाँ पे भी पढ़ा है। क्लास 9th पहला साल, फिर क्लास 10th दूसरा साल, एंड नाउ क्लास 11th तीसरा साल चल रहा है। क्योंकि क्या है, पहली पहली जो एक्सरसाइज है ना इसकी, ये पहली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन अभी मैं लिखवाऊंगा वो बिल्कुल ऐसा है, बोरिंग सा, पुराने क्लास का रिवीजन ही है। तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं पुराने साल का रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th में भी आएगी, तो 12th में तो जब आएगी तब देखेंगे। क्लास 9th में किसी को याद है प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी किस अप्रोच से पढ़ी थी, याद है? अगर आपको याद कर पा रहे हो, तो जिस अप्रोच से हमने पढ़ी थी उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिक एम्पेरिकल भी कह सकते हैं, ऑब्लिक स्टैटिस्टिकल भी कह सकते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच से हमने उसको पढ़ी थी। क्लास 10th में हमने बताया किससे पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, याद हो आपको? क्लासिकल अप्रोच कहते हैं उसको, क्लासिकल या थ्योरेटिकल अप्रोच। डन। और क्लास 11th में इन दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा, क्लासिकल थ्योरेटिकल अप्रोच, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। और याद रखना ज्यादातर क्लासिकल थ्योरी का अप्रोच का रहेगा। एक्सपेरिमेंटल करीब करीब 9th में शुरू होकर करीब करीब 9th में खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन 10th में रहते हैं, एंड 11th में भी आ जाए तो सॉल्व हो जाएंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। पर ज्यादातर जब हमने 10th में क्लासिकल पढ़ लिया ना, तो क्लासिकल ही कंटिन्यू होती है 11th एंड 12th में जनरली। ठीक है, तो 11th में नया क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल के थोड़े बहुत और क्लासिकल का बहुत कुछ, ये तो आएगा ही आएगा। बट साथ में उनके कॉम्बिनेशन, मतलब इसको मैं लिख देता हूं, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस एक अप्रोच और आएगी जिसको कहते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोम्स पे डिपेंड रिलाय करेंगे, मतलब किसी न किसी थ्योरम्स को पढ़ के उस पर रिलाय करेंगे। ठीक है, डन। अब क्विकली बताओ कि एक्सपेरिमेंटल एंड क्लासिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें कुछ फर्क लगा आपको? बोलो, अगर याद कर पा रहे हो तो। नहीं? चलो मैंने एक एग्जांपल देता हूं, चलो। नाम क्या, देखो क्लास 9th में जो अप्रोच है उसका नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखो। सर वो तो 10th में भी करते ही थे। देखो आपको पता है ट्रायल और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सारे टर्म्स थोड़े 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 से रिपीट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि पहली एक्सरसाइज आपकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, उसमें बस ये टर्म्स ही सीखनी है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज सैंपल स्पेस बनाना सीखना है, बस और कुछ नहीं है, सरल सी एक्सरसाइज है पहली सी। और इस साल तो बस ये आपकी है ना, क्लास 11th में तो केवल एक्सरसाइज नंबर 16.3 छोड़ दो, मतलब मेरी बुक में, आपकी बुक में कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। इसके अलावा दो एक्सरसाइज बहुत सरल है, तीन ही तो एक्सरसाइज है शायद, तो दो एक्सरसाइज तो बहुत सरल आएंगी। 16.3 ही बस है जो थोड़ा सा तंग करेगी, क्योंकि इसमें जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रोल रहेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रोल रहेगा, इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है। हालांकि मैं आपको पहली एक्सरसाइज से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो रोल है वो सिखाता हुआ चलूंगा, ताकि 16.3 में आते आते वो बम ना फूटे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज से अपन उसका क्या रोल है थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं वापस 9th में। बंद करो उसको, बंद करो, बंद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बंद करो। 16.3 इसलिए नहीं क्योंकि कुछ चैप्टर्स कट गए। मैंने क्या कहा, कोई भी आपका सीक्वेंस रहे, मेरी बुक में 16.3 है, वो आप बाद में कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप ये बताएं एक्सपेरिमेंटल एंड क्लासिकल में क्या डिफरेंस है, अगर आप याद कर पा रहे हैं। तो उससे पहले ये बताएं एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। वो ट्रायल्स होते हैं, तो फिर वो तो सैंपल स्पेस होते हैं। सैंपल स्पेस तो 11th में आया है ना, 9th और 10th में सैंपल स्पेस था क्या? नहीं था, तो मैं तो 9th और 10th के बारे में मैंने सिखा दिया था, लेकिन ठीक है। 9th और 10th का यही क्वेश्चन है कि 9th का ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड ए ट्रायल। जैसे मैंने सिक्का उछाल रहा हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल है? ये ट्रायल है, फिर एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है, फिर ट्रायल क्या है? सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट है। और सिंपल स्पेस है। आप कंप्लीट करने दो मुझे। सिक्का उछालना तो एक्सपेरिमेंट है, पर उस सिक्के को मैं 10 बार ही उछाल के देखूं तो हर एक एक्सपेरिमेंट एक ट्रायल है। हर एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ट्रायल है। तो ना, एक्सपेरिमेंट बिकम्स अ ट्रायल व्हेन इट इज रिपीटेड मोर देन वंस। व्हेन इट इज रिपीटेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार अगर अपन उसको रिपीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायल। क्या बन जाएगा, ट्रायल। तो क्लास 9th की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेस्ड ऑन ट्रायल्स है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। और 10th में अपन एक बार ही एक्सपेरिमेंट करते थे, बार बार नहीं उछालते थे सिक्के को, डाइस को बार बार नहीं उछालते थे, एक बार ही करके देखते थे और क्लासिकल थ्योरी लगाते थे। अब डिफरेंस सुनो, मैंने आपसे पूछा कि है ना, एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप बताओ क्या है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिक्के को उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ, हाँ मतलब एक बार ही उछाला मैंने सिक्का, तो उसमें हाफ, 1/2 क्या है, सबका आंसर 1/2 है। सो ये जो तीनों ने आंसर दिया है ना, ये 10th की नॉलेज पे दिया है क्लासिकल थ्योरी, जो कि क्या कहती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम एक हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास दो हो गए, तो 1/2। अब एक 9th क्लास का बच्चा जो 9th क्लास में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच सीखा है, वो पता है क्या करेगा? सर आपको सिक्के को उछालने में हेड की संभावना चाहिए ना, लाओ मेरे को दो सिक्का। वो 10 बार ही उछालेगा, ये संतुष्ट नहीं हुआ तो 20 बार भी उछालेगा। अब 10 बार उछालने में लेट से उसके 7 बारी हेड आया, तो वो हेड आने की संभावना 7/10 देगा, ना कि 1/2। समझ गए? और अगर दो बार ही आया तो वो हेड आने की संभावना 2/10 देगा, ना कि 1/2। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड या ट्रायल बेस्ड क्या कहती है कि आप करके देख लो उसको उतनी बार, जितनी बार में आप 100 बारी करके देख लो, और उसमें से देखो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया था पुराना रिकॉर्ड, और नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आया था, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी बताओ। और थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहती है, बार बार क्यों उछालना, आप फैक्ट्स पे जाओ ना, कितने फेसेस हेड के हैं और टोटल कितने फेसेस हैं। इट इज बेस्ड ऑन थ्योरीज, क्लासिकल अप्रोच या फिर फैक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच, करके देखो, बार बार करके देखो। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट मैच में एक प्लेयर को सेलेक्ट करना है, तो एक प्लेयर तो वो है जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, हजारों रन हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट है और रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे, उसको सेलेक्ट करना तो हो जाएगा क्लासिकल अप्रोच। और एक प्लेयर है जिसकी ज्यादा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, बट पिछले 10 मैचों में उसका परफॉर्मेंस तगड़ा है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। पिछले 10 मैचों में इसने क्या किया है, उसको सेलेक्ट करना इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, उसकी स्टैटिस्टिक्स पुराना रिकॉर्ड, मतलब पुराना स्टैटिस्टिक्स यानी कि पिछले 10 मैचों का या पिछले 20 मैचों में उसको खिला के देखा तो क्या रिकॉर्ड है उसके। और इधर क्या है, इधर इसका ओवरऑल क्लासिकल, मतलब उसके फैक्ट्स क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है उसके, कि वो अच्छा बैट्समैन है कि बुरा बैट्समैन है, केवल इतना देखना। समझ गए क्या?
क्लियर है? जैसे मैंने डाइस को उछालना है, मैंने कहा कि इसमें से प्राइम नंबर आए, क्या संभावना है बताओ? इवन प्राइम नंबर है। डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? और उसमें से इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 2। तो आप क्या कहोगे? 1/6। ये तो क्लासिकल अप्रोच हो गई। लेकिन प्रियांशु कहेगा लाओ सर मेरे को डाइस तो मैं उछाल के देखता हूँ। प्रियांशु ने 10 बारी डाइस उछाला, उसमें 3 बारी 2 आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/10। जितनी बार आपने ट्रायल्स किए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे, और जितने ट्रायल्स में आपका फेवरेबल आउटकम आया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या फॉर्मूला लगता था यहाँ पे? ये बेस्ड ऑन ट्रायल्स है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता था? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच माई फेवरेबल इवेंट यानी इवेंट ई अकर्ड, इवेंट ई अकर्ड। आप क्लास 9th की बुक उठा के देखिए, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने कितनी बार उछाल के देखा, और ट्रायल्स का मतलब क्या है? जब एक्सपेरिमेंट को मोर देन वंस रिपीट करें तो ये हर एक एक्सपेरिमेंट एक ट्रायल बन जाता है। इसमें आप बार बार नहीं उछालोगे, आप उछालोगे ही नहीं, एक्चुअली इसमें तो उछालना ही नहीं होता। इसमें तो सोचा जाता है कि अगर उछाल लें तो क्या संभावना होगी, तो आप उछाल के नहीं देख रहे हो एक्चुअली, इसमें आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, ऐसा फॉर्मूला था क्लास 10th में, याद है आपको? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, याद है क्या? बोलो। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो स्लाइट बस फॉर्मूला में डिफरेंस है, स्लाइट अप्रोच में डिफरेंस। समझ आया? यहाँ पे आप आउट ट्रायल नहीं करके देखते, यहाँ पे आप फैक्ट्स की बात करते हो, कितने आउटकम्स में वो बताओ, और उसमें से इवेंट ई जो है कितनी बार हुआ वो बताओ। जैसे एक बॉक्स है, 10 उसमें बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं? 10। उसमें से लेट से 7 बॉल्स ब्लू हैं और 3 बॉल्स वाइट हैं। तो मैंने कहा कि ब्लू निकालने की मैं एक बॉल उठाऊंगा रैंडमली, तो उसमें से ब्लू निकलने की संभावना बताओ। तो क्या आंसर दोगे आप? 7/10। और एक बच्चा क्या कहेगा कि मैं अभी निकाल के देखता हूँ, मेरे को ट्राई बोल दो। ट्राई बॉल होती है, मैं पहले खेल के देख लेता हूँ एक बार, है ना, मेरे को ट्राई बोल दो। तो वो एक बार उठा के दिखेगा, फिर वो कहेगा एक और ट्रायल बोल दो, ऐसे करते करते 10 ट्रायल्स वो ऐसे ही कर लेगा। तो उसके 10 ट्रायल्स में मान लो 3 बार ही ब्लू निकला, तो फिर उसका आंसर 3/10 होगा, जबकि आपका आंसर तो 7/10 था, क्योंकि आप चले यहाँ से और वो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से चला, वो चला यहाँ से। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? क्योंकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती ना वर्ल्ड में। अब जैसे मैंने कहा सिक्का उछालते हैं, एक फेस हेड का है, एक फेस टेल का है, हो सकता है सिक्का कहीं से मुड़ा हुआ हो, हेड ज्यादा आते हो उसमें, हो सकता है सिक्के नीचे गिरता हो तो कुछ भी ग्रेविटी काम कुछ भी करता हो। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, जैसा हम सोचते हैं कि हाँ ये है तो परफेक्ट वैसे ही होगा। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या करती है? तुम तो करके देखो और फिर आंसर दो, फिर देखो क्या होता है। और ये क्या कहती है? नहीं भैया, जैसा है वैसे ही देखो, करके क्यों देखना, जो दिख रहा है उसके हिसाब से आंसर दो। ठीक है? क्लियर है? फिर भी हम आगे इसी अप्रोच को लेके जाते हैं 11th एंड 12th में फर्दर, जब भी हम आगे चलते हैं, ना कि एक्सपेरिमेंट कर, क्योंकि वो अप्रोच क्या होती है? होती तो प्रैक्टिकल है बट फीजिबल नहीं होती। फीजिबल मतलब एक डाइस में से 3 आने की संभावना के लिए आप 100 बार डाइस को उछाल के देख रहे हो, तो इतना टाइम किसके पास? तो फीजिबल नहीं है, मतलब हैंडी नहीं है, ये मोर हैंडी है भाई, क्लासिकल थ्योरी पकड़ लो। ओके डन। चलें, अब 11th क्लास में एक्जियोमेट्रिक अप्रोच आएगी, 16.3 में उसका ज्यादा रोल रहेगा, तो अभी मैं आएगी, बस नाम याद रखना, अभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आने दो, अभी तीसरी एक्सरसाइज फिर पढ़ाएंगे। फिर पहले दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, एक तो भी मैंने जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया ये याद रखना है आपको, और सबसे मेन चीज पहली एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे, जिसका भी इंट्रोडक्शन करते हैं 10 मिनट में, कि सैंपल स्पेस क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस, टर्म का मतलब क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, और उसके साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी रोल रहेगा। उसने तीसरी एक्सरसाइज से शुरू किया उसका रोल, मैं पहली एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत सिखाना शुरू कर दूंगा कि क्या उसका रोल रहता है। शुरू करें? बोलो शुरू करें। ओके, सो पहला आपका टॉपिक भी आप बुक में देखना सैंपल स्पेस ही रहेगा शायद, या रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा। हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से अपन कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं। आ जाओ, प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये चैप्टर का नाम है तो एक बार डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स फॉर द पर्पस टू लोअर द रिस्क। समझ गए? किसी भी इवेंट की अनिश्चितता को मेजर करें, क्यों करें? ताकि रिस्क कम हो जाए। इस चीज को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस रिवीजन जो मैंने आपको कहा वो का वही इसमें लिखा हुआ है, चाहो तो लिख लेना, नहीं तो नहीं भी लिखो, तो ये तो कैजुअल सी बात थी जो मैंने आपको बताई थी, और चाहो तो नोट कर लेना। क्लास 9th में एक्सपेरिमेंटल या स्टैटिस्टिकल अप्रोच थी, 10th में थ्योरेटिकल क्लासिकल थी, और 11th में भी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पढ़नी। ओके डन। चलें आगे? चलें क्या? ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आइए, रैंडम का वर्ड का मतलब क्या होता है?
रैंडम वर्ड का मतलब क्या? क्या? पंजाब। अनजान? कोई भी सर्टेन नहीं है। सर्टेन तो कोई भी नहीं है। रैंडम एक एक्टिविटी होती है, उसको रैंडम एक्टिविटी कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे वो सोचो ना। जैसे एक्सपेरिमेंट रैंडम क्यों होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट वर्ड में क्या दिक्कत है, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? सडन, अचानक। सडन अचानक इज नॉट द करेक्ट वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज विथआउट प्लानिंग। विथआउट प्लानिंग। मेरे को एक बॉल उठानी है तो मैं मेरे माइंड में कुछ प्लान नहीं बनाऊं, बस उठा लूं। मेरे को सिक्का उछालना है तो मैं ऐसे नहीं सोचूं कि इसको इससे फेंकूं, या थोड़ा जैसे अभी अपन सपोज करो क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करने की बारी आती है, तो अगर इन केस गलती से मेरे हाथ में सिक्का आ गया, मुझे उछालना है, तो मैं बड़ी स्टाइल से उसको फेंकूंगा, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करूंगा, जबकि मुझे पता है होना तो ये जो होगा, बट फिर भी मैं अपनी मन की चतुराई चलाऊंगा कि इसको ऐसा करके ऐसे फेंक देता हूँ, हेड आएगा उससे। तो वो होता है विथ प्लानिंग। और रैंडम क्या होता है? विथआउट प्लानिंग। अच्छा, हिंदी वर्ड बताऊंगे इसका? हिंदी वर्ड अल्टप्पे। अल्टप्पे ही कुछ कर देना। जैसे अल्टप्पे बॉल उठा लो, सोचो मत ज्यादा, बॉल उठा लो, ऐसे नहीं कि पहले कोने में गया। तो अब कई बच्चे से है ना, मान लो लॉटरी सिस्टम होता है ना, उसमें किसी बच्चे को कहते हैं कि एक बॉल उठाओ, सपोज करो बॉल उठाने के लिए कह दिया, तो वो बच्चा छोटा होता है लेकिन होता तो चतुर ही है। तो क्या करेगा? कोने से उठाऊं जिस बॉल का, हाँ सारी बॉल गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, इसमें कुछ है, ऐसे उठाऊं, तो ये रैंडम नहीं है। ये रैंडम नहीं है ना, वैसे ऐसे उठा के ऐसे निकाल लेने रैंडम। तो हर एक्सपेरिमेंट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी शुड बी रैंडम ओनली। ठीक है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी गलत कैलकुलेट हो जाएगी अगर विथ प्लानिंग अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है तो। ओके, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई थ्योरीज नहीं इस्तेमाल करने वाला, मैं कोई है ना मिक्सचर विक्सचर नहीं मिक्स करने वाला। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट फॉर द सेक ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कोई भी घटना एक्सपेरिमेंट। ओके, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट माना जाएगा अगर ये दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। पहली, एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। मान लो एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम एक ही होता है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो तो फिक्स चीज हो गई। एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, जैसे सिक्का उछाले तो दो आउटकम्स है पॉसिबल, डाइस उछाला तो छह है, तो एक से तो ज्यादा है ना कम से कम। बोलो, कम से कम एक से तो ज्यादा है, समझ गए? ओके, अब जैसे आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी समझने की समझने को एक एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो एक ही आउटकम है, क्या आपको आएगी आएगी। दो आउटकम है क्या? आर देयर टू आउटकम्स? 100% प्रोबेबिलिटी आपने कहा ना कि आएगी आएगी, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इट हैज ओनली वन आउटकम कि यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। देयर इज नो डाउट कि वेदर यू विल अंडरस्टैंड और नॉट। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एनी आउटकम इन एडवांस। एडवांस में आप कोई भी आउटकम आएगा इसका प्रिडिक्शन आप नहीं लगा सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा कि थ्री आएगा कि फाइव आएगा। ये दो चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अदरवाइज इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन समझ में आई? ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, तो पहली एक्सरसाइज में ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा जिसमें आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपके स्कूल लेवल में पूछ सकते हैं, और आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी होना या पता होना जरूरी। चले नेक्स्ट, सैंपल स्पेस क्या होता है पहले तो सैंपल स्पेस एक सेट होता है, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। आउटकम बताते हैं पहले। एक आउटकम को हम क्या कह सकते हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, सिक्का उछाला, तो उसका क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, उसको हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आउटकम वर्ड से डिफाइन करते हैं। आउटकम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? आउटकम। ओके, और इन सारे पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बनाते हैं। अब आप सेट पढ़ चुकी हो क्लास 11th में, तो मैं सेट वर्ड यूज कर सकता हूँ, है ना? इन अब जो 10th में कैसे कहता था कि सारे आउटकम्स को कॉमा कॉमा का लगा के लिख दो, है ना, एक लिस्ट बना दो, वहां पे क्या कर दो, एक टेबल बना दो, लिस्ट बना दो। ये है सैंपल स्पेस। अभी मैं सेट वर्ड यूज कर सकता हूँ क्योंकि 11th में तो आप सेट पढ़ चुके हो, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, पहले ही पढ़ चुके हो। तो अभी आप उसको सेट वर्ड से डिफाइन कर सकते हो क्या? सारे पॉसिबल रिजल्ट्स या आउटकम्स का सेट बना दें, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, उसको उसका सैंपल स्पेस कहेंगे, इट्स सैंपल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं लेटर एस से। इसको लिखने के लिए दो करली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे सेट में लगाते थे, रोस्टर फॉर्म में लगाते थे, लगाते थे। तो वो का वही काम, क्योंकि ये एक सेट है तो रोस्टर फॉर्म के लिए तो बनेगा ही बनेगा, और सारे आउटकम्स को कॉमा से सेपरेट करके करेंगे। ओके, हर एक आउटकम दूसरे आउटकम से कैसे सेपरेटेड होना चाहिए, कॉमा। ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हर एक आउटकम जो है जैसे हेड या टेल, इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट। क्या कहते हैं? हर एक आउटकम को क्या कहेंगे? सैंपल पॉइंट। अगर उसको मैंने सैंपल स्पेस में लिख दिया
तो मैं क्या कह दूंगा उसको, हर एक आउटकम क्या है, सैंपल पॉइंट, और पूरा सेट क्या है, सैंपल स्पेस। चलें आगे, छोटी मोटी सी बातें हैं, ठीक है। ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी बात बीच में जिसका डिस्कस करें। देखो, एक सिक्के को मैंने 2 बार ही उछाला, तो एक तरीका तो यह है कि एक सिक्का उछालो, उसका आउटकम नोट कर लो, उठाओ, फिर उछालो। एक तरीका ये होता है, इसको कहते हैं सक्सेसिव। इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिवली। सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक। और एक होता है साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के ले लो हाथ में, दोनों को एक साथ उछालो। समझ गए? तो मुझे बताओ कि 2 सिक्के को उछालना और एक ही सिक्के को 2 बार उछालना, क्या 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है या सेम है? एक ही एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। यही यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि किसी कॉइन को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को ट्वाइस करो, थ्राइस करो, जितनी बार करना है करो, या फिर 2 या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली करो, आर कंसिडर द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड दे विल हैव द सेम सैंपल स्पेस। उनका सैंपल स्पेस एक्जैक्टली सेम होगा। जैसे मैंने एक 2 सिक्के को एक साथ उछाला है, तो भी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच टी टी। बनाना आता है आपको इतना छोटा सा? और अगर मैंने कहा नहीं नहीं, एक ही सिक्का है मेरे पास, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़ा बजट कम है मेरा, कोई बात नहीं, एक ही सिक्का है, उसी को 2 बार उछाल लो, तो भी वही सैंपल स्पेस बनेगा, एच 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 टी टी एच। कैसे बनेगा, देखो, मैंने 2 सिक्के उछाले, गिर गए, अभी फेस पे उनका जो आउटकम है वो नोट कर लिया मैंने, तो वो आउटकम क्या क्या हो सकता है, 2 दिख रहे हैं ना, तो कैसे नोट करोगे, एच एच ऐसे ही तो नोट करोगे, या एच टी भी हो सकता है, या टी एच भी हो सकता है, टी टी भी हो सकता है, ऐसे ही करोगे। अब मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आया, वापस उछाला, टेल आया, तो एक्सपेरिमेंट तो अब खत्म हुआ है ना, जब मैंने 2 बार उछाल के खत्म कर दिया, अब खत्म हुआ है ना एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम में तो जो पहले आया और दूसरा आया, दोनों रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करूंगा ना, तो अभी भी तो उसका आउटकम एच टी टी एच 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 या टी टी ऐसे तो लिखूंगा, एच थोड़ा ना लिखूंगा, एच कॉमा एच। क्योंकि एच जब पहला ऐड आया तब एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है, वो तो मेरा बजट कम था, इसलिए मैंने 2 बार नहीं उछाल के वापस उछाल रहा हूँ। समझ गए? तो जब आउटकम और सैंपल स्पेस सेम लिखा जा रहा है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट भी सेम, जिसका सैंपल स्पेस सेम है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट भी सेम ही माना जाएगा, या उल्टा कहते हैं, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम है तो सैंपल स्पेस भी सेम माना जाएगा। ठीक है ना, दे विल हैव द सेम सैंपल स्पेस। हाउ टू राइट अ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस लिखने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा, इसके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके हम ये पता करेंगे कि उस सैंपल, देखो, सैंपल स्पेस लिखना है मुझे, है ना, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सैंपल स्पेस लिखना शुरू कर देते हैं, ये हो सकता है, 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 और आखिर में जाके सर इतने आउटकम्स पॉसिबल हैं, 10 20 50 जो भी। ये तरीका गलत है। इसमें कोई आउटकम छूट भी सकता है, एंड इवन कोई आउटकम डबल बार भी काउंट हो सकता है, हो सकता है। करना क्या है, पहले काउंट करना है कितने हो सकते हैं, बाद में लिखना शुरू करना है, ना कि पहले लिखना शुरू करना है और फिर गिनना है। पहले तो ये काउंट करो कि कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, असर्टेन, पहले ये करो, और उसके लिए जो लॉजिक्स आप यूज कर सकते हो करो। उसमें ही एक लॉजिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यूज किया जा सकता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको नंबर ही तो काउंट करके देता था। जैसे मैंने कहा कि 4 लोग हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, कितने हैंडशेक्स होंगे, तो नंबर ही तो एक, भाई इतने हैंडशेक्स होंगे, ठीक है, तो वो नंबर काउंट करके देता था, तो उसका इस्तेमाल करो, आपने पढ़ा है। और पहले ये पता लगाओ कि कितने आउटकम्स हैं, फिर लिखना शुरू करो। क्योंकि मुझे पता है 10 आउटकम है, मुझे पता है अंदर में 10 आउटकम है, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं तो 9 आउटकम आते हैं मेरे माइंड में, आएगा अब एक और बचा है। और अगर मुझे यही नहीं पता कितने हैं आउटकम्स हैं, तो 9 आउटकम्स लिखने के बाद भी सोचता रहूंगा अब कितने हो रहे हैं, अब कितने हो, 10 भी लिख दूंगा तो भी सोचूंगा कोई और रह गया क्या, कोई और रह गया, बहुत देर के बाद पता चलेगा कि कोई और रहा ही नहीं, जबकि मुझे पता है 10 है, तो 10 आते ही खत्म कहानी, मेरा टाइम बचा ना। ओके, समझ गए? आओ, we will make use of the concepts of permutation combination to first ascertain the number of total possible outcomes of a random experiment। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स को असर्टेन करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग इट सैंपल स्पेस। उसके बाद इसका सैंपल स्पेस लिखना शुरू करेंगे यूजिंग द सीक्वेंस लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक्स होते हैं भाई, पहले ये सीक्वेंस बना, फिर ये सीक्वेंस बना, फिर ये सीक्वेंस, इनके लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब पता कैसे लगाते हैं कितने आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अगर एक बार ही सिक्का उछाला है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, सब जानते हैं। अगर एक बार ही डाइस उछाला है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है सर, अगर 3 बार उछाले तो, 10 बार उछाले तो, सिक्का 4 बार उछाले तो कैसे पता करें? तो रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स, रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स में दिक्कत आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
हम क्या कर, सॉरी ये इसके बाद ये पढ़ना है ना, रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये क्या है, फॉर्मूला का पार्ट है। फॉर्मूला क्या है, एक ट्रायल में कितने आउटकम है वो पता लगा, वो तो पता है ना आपको। उसको आप बेस, ये तो उसकी पावर, ये तो हो गया बेस, उसकी पावर में लगाओ टोटल कितनी बार आपने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, कितने ट्रायल्स किए। जैसे मैंने सिक्का 3 बार ही उछाला, तो एक बार उछालने में 2 आउटकम्स होते हैं। कितनी बार उछाला, 3 बार ही, तो 2 का क्यूब यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसके सैंपल पॉइंट्स 8 बनेंगे। जैसे मैंने डाइस को 3 बार ही उछाला, तो एक बार ही उछालने में कितने आउटकम्स होते हैं, 6। और उछाला ट्रायल कितनी बार रिपीट किया आपने, 3 बारी, तो इसके 216 आउटकम्स हो जाएंगे। सिक्का 4 बार ही उछालो, 16 आउटकम्स हो जाएंगे। समझ गए क्या। और सैंपल स्पेस जब बनवाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डाइस में 1 बार या 2 बार, सिक्के में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी आ सकता है, इवन 5 बार तक भी आ सकता है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बनाए तो 5 बार में 32 आउटकम्स बनेंगे, तो 32 आउटकम्स सोच के, अभी क्लास 11th में तो आप ये बोरिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 32 आउटकम्स लिखने बैठो। 12th में तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, इतने बोरिंग क्वेश्चंस नहीं होते कि कॉम्बिनेशन बना के 32 आउटकम्स लिखो। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में अरेंज कर करके चलेंगे तो वो 32 आउटकम, अभी वो लिखना भी बता दूंगा मैं कि 16 आउटकम्स कैसे हम तरीके से लिखें ताकि कोई मिस ना हो। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, अब कैसे, एक एग्जाम्पल करके बताते हैं। टॉसिंग एफ कॉइन 4 टाइम्स और टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली का आपको सैंपल स्पेस लिखना बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको, टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, या फिर चारों कॉइन्स को साथ में, अभी भी बताया था 2 बार उछालूं या दोनों को साथ में उछालूं, एक ही एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का और इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस सेम ही बनेगा। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, अब सेट थ्योरी आपने पढ़ ली है, तो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम एन ऑफ ए से डिनोट कराते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस एक सेट है, तो उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, सेट थ्योरी के हिसाब से इसको एन ऑफ एस से डिनोट कराएंगे। तो एक बार ही उछालेंगे कॉइन को तो 2 आउटकम्स है, हेड या टेल। आप 4 बार ही उछाल रहे हो तो 2 की पावर 4, आंसर कितना आ गया 16। अब आपको पता है अंदर में 16 आउटकम्स है। अब ये कैसे लिखे मैंने, तो लिखे लिखाए पे मत जाओ, मैं आपको फ्रेश लिखवाता हूँ बिल्कुल, कैसे लिखते हैं अपन। देखो, जब मैं सिक्का 4 बार ही उछाल रहा हूँ, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आप पहले कैटेगरीज बनाया करो, क्या बनाया करो, कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी में बना रहा हूं, देखना, पहली कैटेगरी में बना रहा हूं कि 4 हेड्स आ जाए मेरे पास, क्या आ जाए, 4 हेड्स। अब जब 4 हेड्स आएंगे तो फिर टेल्स कितने होंगे, एक भी नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी में आप नंबर ऑफ हेड्स कम करते जाओ, नंबर ऑफ टेल्स बढ़ाते जाओ। तो नंबर ऑफ हेड्स एक कम कर दिया और नंबर ऑफ टेल्स एक बढ़ा दिया, समझे। एक और कम करो, 2 हेड्स 2 टेल्स। एक और कम करो, 1 हेड 3 टेल्स। एक और कम करो, 0 हेड्स एंड, इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या, सोचो। और कोई चीजें जो इन पांचों चीज के अलावा हो सकती है कि सर ये भी तो हो सकता है, जब मैं सिक्के को 4 बार ही उछालूं तो इसके अलावा ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इनके अलावा कोई भी घटना घटित हो सकती है क्या, बोलो नहीं। तो बस अब आपको, आपने पूरे एक्सपेरिमेंट को 5 कैटेगरीज में तोड़ा, ये सैंपल पॉइंट्स नहीं है, तो कैटेगरीज है, पहले कैटेगराइज करो उसको। अब हर एक कैटेगरी के सैंपल पॉइंट्स सोचो, हर एक कैटेगरी के सैंपल पॉइंट्स सोचो। तो यूज करो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए या तो हेड्स के हिसाब से चलो या फिर टेल्स के हिसाब से चलो। सपोज करो मैं हेड्स के हिसाब से चल रहा हूं, तो 4 बारी उछाल रहा हूं, 4 बारी उछाल रहा हूं, और 4 हेड्स हैं तो चारों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल से डिवाइड करते हैं अपन, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, आंसर आएगा 1। तो इस कैटेगरी में एक ही सैंपल पॉइंट होगा। इसको इसको सोल्व करो। 4 बारी उछाल रहे हो, आइडेंटिकल 3 है, आइडेंटिकल कितने, 3। तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल डिवीजन तो आता है आपको, इसमें 4 केसेस बनेंगे। फिर आओ आगे, 4 बारी उछाल रहे हो, 2 हेड भी आइडेंटिकल हैं और 2 टेल भी आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड करेंगे। जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे डिवाइड कराते हैं। पहला ही हमारा थ्योरम था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 4 को 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दोनों से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 बाई 2 यानी 6, ये ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। ठीक है, आओ 1 हेड एंड 3 टेल में, अब 1 फैक्टोरियल, जैसे इधर 1 टेल इधर भी था, तो मैं चाहता तो 1 फैक्टोरियल इधर भी डिवाइड करता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उसका। तो सिमिलरली इधर, अच्छा वन मोर थिंग, दूसरा और चौथा केस तो एक ही है ना, जितने आउटकम दूसरे में होंगे उतने चौथे में नहीं होंगे क्या, सोचो। उसमें 3 हेड 1 टेल है तो उसमें 1 हेड 3 है, तो डायरेक्ट भी कर दें, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी देख सकता हूं मैं 4। और नहीं तो करके देखो तो 4 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय एक हेड का 1 फैक्टोरियल और 3 टेल का 3 फैक्टोरियल। कितना आंसर आया? 4। और लास्ट वाला केस पहले वाले केस से मैच करेगा। ठीक है ना, हमने वो बनाई थी ना ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल बनाया था हमने बायनोमियल थ्योरम में। तो पहला आखिरी से मैच करता था, दूसरा सेकंड लास्ट से मैच करता था, थर्ड फोर्थ थर्ड लास्ट। तो वही सेम सिस्टम है यहाँ पे, पहला आखिरी से, दूसरा से, तीसरा अलग। और 1 4 6 4 1 का पास्कल ट्राइंगल बना भी था, आपको याद हो तो, जिसको अपन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स भी कहते थे नहीं कहते थे, याद है? ओके। तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, मतलब 4 फैक्टोरियल, चारों ही आइडेंटिकल है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये नंबर मिला मुझे, जरा इनको ऐड करना, 1 और 4 और 6 और 1, 16 ही तो चाहिए आपको। कोई इनको 4 बार टॉस करेंगे तो 16 आउटकम्स होंगे। कैटेगराइज करो, हर एक कैटेगरी के आउटकम सोचो। अब सैंपल स्पेस बनाना स्टार्ट करो। तो 4 हेड के तो एक ही सैंपल पॉइंट बताया सर आपने, एक ही, तो ऑब्वियसली वो तो यही रहा होगा, एच 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 एच, जब एक ही है तो। 4 आउटकम्स इसके लिखो, 3 हेड होने चाहिए, 1 टेल होना चाहिए, तो 3 हेड 1 टेल चाहिए ना आपको, तो 3 हेड 1 टेल, एक आउटकम हुआ। दूसरा आउटकम में टेल को, टेल की पोजीशन चेंज करते जाओ, तो टेल को एच की जगह बिठाओ, क्या होगा? एच एच टी एच। फिर टेल को और खिसकाओ, एच टी एच एच। फिर टेल को और खिसकाओ, टी एच एच एच। हो गए क्या 4 आउटकम्स इसके? दूसरी कैटेगरी के। तीसरी कैटेगरी में 2 हेड 2 टेल, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा पर कोई बात नहीं, 2 हेड 2 टेल है, शुरू करो। एच एच टी टी कर दूं पहले, बोलो। अब टी टी को बीच में बिठा दो, तो एच टी टी एच कर दूं। अब टीटी को फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, टी टी एच एच कर दो, 6 तो ये बने, 3 तो ये बन गए ना। अब अल्टरनेट चलो, अभी आपने हेड साथ में रखें, टेल साथ में रखें, ठीक है ना। अब अल्टरनेट चलो, हेड टेल हेड टेल। अब टेल हेड, एक बच गया। तो एच टी टी एच का उल्टा नहीं किया, चेक करो, टी एच एच टी। देखो हो गए 6। तो हमको पता है इस कैटेगरी में 6 बनेंगे, तो दिमाग अच्छे से काम किया। हमको यही पता नहीं होता कि यार 6 बनते हैं, 8 बनते हैं। अभी आप 6 बनाने के बाद भी सोच रहे होते यार और कोई तो नहीं रह गया, और कोई तो नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मेरा काम हो चुका है, 6 बनने थे, 6 बना चुका हूं। इसलिए पहले ही असरटेन करो कितने हैं, फिर लिखना शुरू करो। ओके। इस फोर्थ कैटेगरी में तो ऑब्वियसली आप निकाल ही लोगे। 1 हेड एंड 3 टेल है, तो पहले हेड को स्टार्टिंग में ले लो, 3 टेल को बाद में ले लो। अब हेड की पोजिशन चेंज कर दो बस, टी एच टी टी, आगे बोलो, टी, बोलो आगे, टी टी एच टी, और लास्ट में पटक दो हेड को, तो टी 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 एच। और लास्ट कैटेगरी में तो चारों ही टेल चाहिए, तो टी 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 टी। ये इसका सैंपल स्पेस रेडी हो चुका है। ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, जब मैं इसको लिखूंगा एक्चुअल, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो अभी समझाने के लिए था, तो मैं इसको एक ही लाइन में लिखूंगा ऐसे। हाँ, लाइन भर जाएगी तो नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस बनाना शुरू। अब जब मैंने 4 कॉइन का आपको बता दिया, तो 3 कॉइन का तो आपके लिए बच्चों का खेल रहेगा, उससे कम छोटा तो बच्चों का खेल रहेगा ना। आप एक बार घर पे 5 कॉइन का ट्राई करना, देखें वो होता है क्या आपसे। 5 कॉइन में एक एक कैटेगरी बढ़ जाएगी, क्या बताओ? 5 हेड 0 टेल से स्टार्ट होगी कहानी, और 0 हेड और 5 टेल पे खत्म होगी कहानी। तो आप देखो 5 की 7 कैटेगरीज हो जाएगी, करके देखेंगे, और 32 आउटकम्स होंगे टोटल। ठीक है, समझ आया? ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है, ये आपके एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन कवर हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 16.1 में आपको कुछ नहीं करना, पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़िए तो सही। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरी तरफ से, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, इसका सैंपल स्पेस बनाना था, ठीक है। अब 1 to 7 में केवल और केवल सैंपल स्पेस ही बनाना है, खत्म करो फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट क्या है वो बताएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स या थ्राइस, जो बात लिखी हुई है लिख दी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले निकालेंगे, मैंने क्या कहा, पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। तो एक कॉइन के 2 आउटकम, फॉर्मूला से चलेंगे, 3 बार ही उछाल रहे हैं तो 8 आउटकम्स। ओके। अब आउटकम्स को आप क्या करोगे? चाहे से उधर मत बताओ, रफली करो, लेकिन आप कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। तो 8 आउटकम्स को मैं कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, 3 बार ही उछाल रहे हैं ना, तो 3 हेड्स एंड 0 टेल,
पहली कैटेगरी। अब हेड कम करते जाओ, टेल बढ़ाते जाओ। 2 हेड्स एंड 1 टेल दूसरी कैटेगरी। 1 हेड एंड 2 टेल्स तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी क्या हो जाएगी? 0 हेड एंड 3 टेल्स। उसमें एक ही कैटेगरी बढ़ेगी बेटा 4 से 5 पे आने में, क्योंकि देखो 3 के 4 कैटेगरी इधर हो रही है, 4 बार उछालने में 5 कैटेगरी बनी थी, तो 5 बार उछालेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था ना भाई, 4 बार उछालेंगे तो 5 कैटेगरी बन रही है, तो 5 बार उछालेंगे तो 2 कैटेगरी बढ़ेगी, दो नहीं एक ही बढ़ेगी, एक एक कैटेगरी बढ़ती जा रही है। इसमें 4 कैटेगरीज है, उसमें 5 थी, अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, और अगर 5 बार उछालेंगे तो 6 कैटेगरीज बनेगी। अब कैटेगरी वाइज सोचना पड़ेगा, तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 होता है, और 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वापस 3 होता है, और 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 होता है। हो गया टोटल 8। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लिया मैंने ये असरटेन करने के लिए। अब लिखना शुरू करूंगा। सो सैंपल स्पेस, ये पार्ट पोर्शन आप रफली भी कर सकते हो अगर फेयरली नहीं दिखाना चाहो तो। सैंपल स्पेस लिखने वाला हूं मैं। 3 हेड्स के ऑब्वियसली बच्चा भी लिख दे HHH। 2 हेड्स 1 टेल के बताओ HHT, HTT को बीच में ले लो, और THS लास्ट में ले लो। ओके, फिर आओ। अब 3 1 हेड एंड 2 टेल के HTT, फिर H को बीच में ले लो THT, फिर हेड को लास्ट में ले लो TTH, और फिर लास्ट में TT। ये एक ही लाइन में लिखते हैं बेटा, मेरे पास स्पेस की कमी रहती है, मैं 2 लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, आपको एक ही लाइन में एक ही फ्लो में लिखना है। हालांकि आप कैटेगरीज बना रहे हो तो आप इच्छा आपकी होगी कि 3 एक साथ लिखूं, फिर 3 एक साथ लिखूं, एक अलग, वो आपकी इच्छा करेगी, लेकिन आप ओके, अंडरस्टूड? बोलो। ठीक है, समझ आया? ये तो पहली कैटेगरी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी। हो गया पहला क्वेश्चन। ए डाई इज टॉस 2 टाइम्स। क्लास 10th में कई बार इसका सैंपल स्पेस लिखवाया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट लिख देना। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन इज ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अच्छा, डाई और डाइस में क्या फर्क है? क्या? जो हम लूडो खेलते हैं तो हम उछालते हैं उसको डाई बोलते हैं, डाइस बोलते हैं? डाई डाइस की सिंगुलर फॉर्म है, डाइस डाई की प्लूरल फॉर्म है, बस ग्रामेटिकल फर्क है ना। डाइस डाई की प्लूरल फॉर्म है, तो एक उछालेंगे तो डाई, दो उछालेंगे, 2 या 3 उछालेंगे तो डाइस हो जाएगा। ओके, तो हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एक बार में 6 होते हैं, स्क्वायर कर दूंगा तो 36 आउटकम्स। अब 36 आउटकम्स लिखना आपको शुरू करना है, वो मैं नहीं लिखवाने वाला, आपको पता है कैसे लिखते हैं, बताया ना, क्योंकि क्लास 10th में कई बार लिखा है। तो बोलो, याद आ रहा है? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सर जब आपने HH लिखा था तो H, H तो नहीं लिखा था? H, H तो नहीं लिखा था, अभी क्यों लिख रहे हो? ये इस बात का जिक्र आपकी बुक में भी है, क्योंकि लेटर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए कॉमा की जरूरत नहीं होती, लेकिन नंबर्स के बीच में जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये कॉमा हटा दे तो ये नंबर 15 बन जाएगा, ये नंबर 16 बन जाएगा, ये 1 और 6 अलग नहीं लगेंगे, ये 13 बन जाएगा। तो नंबर्स के बीच में देखो, आउटकम्स के बीच में तो कॉमा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आउटकम के अंदर अगर 2 आउटकम है तो उनके बीच में भी कॉमा कब लगेगा? जब वो नंबर्स हो, और अगर लेटर्स हो तो नहीं लगेगा। ओके, समझ आया? ठीक है, और ऐसे करते करते फिर दूसरी रो 2,1, ऐसे करते 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 कॉमा 2,6। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, फिर लास्ट कॉलम पे आ जाओ, लास्ट रो पे आ जाओ, 6,1, फिर डॉट 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 डॉट, फिर एक कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के 6,6, इसके बीच में डॉट डॉट। तो कई बार जब एक्सपेरिमेंट्स बड़े होते हैं तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, पर अभी 2 बार में तो आप पूरे ही लिखना, ठीक है ना, इसमें आप शॉर्ट फॉर्म ना इस्तेमाल करें। डाई को 2 बार उछालने में तो आप पूरे 36 आउटकम्स लिखें। 10th में भी लिखा था तो इतना तो ठीक है। कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स कर ही लिया हमने। अच्छा ये बताओ, एक कॉइन को उछाला जा रहा है और एक डाई को उछाला जा रहा है, एक कॉइन को उछाला जा रहा है, एक डाई को उछाला जा रहा है। हियर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाई। तो मुझे बताओ कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? हेड टेल। और डाई के कितने होते हैं? ये तो हो गया कॉइन, और ये हो गया मेरा डाई, ठीक है। इसके कितने आउटकम्स होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके आउटकम्स हैं 2, कितने? 2। इसके आउटकम्स हैं 6, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 × 6 12, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो मैं ये सब मेरे कैलकुलेशन रफली रहेगी। आपको तो क्या लिखना है? हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग ए डाई, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 × 6 यानी कि 12। ओके, अब 12 आउटकम्स लिखना है आपको, ये आपका टास्क है। तो कैसे लिखूंगा? पहले उसका हेड पकड़ लो और इसके सारे ले लो H1। अब H और 1 के बीच में भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H1 वैसे भी समझ में आ रहा है,
एक लेटर आ गया ना, तो बस आउटकम टू आउटकम कॉमा लगाओ, इस एच और वन के बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, और अगर लगाना चाहो तो फिर कैसे लगेगा, H, 1 फिर ब्रैकेट भी लगेगा। ठीक है, आपकी इच्छा है आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो H1 वैसे सफिशिएंट है लिखना, H2, H3, H4, H5। अच्छा कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं H5, H6, है ना। और जब ऐसा लिखना होता है तब ऐसे लिखते हैं, जब ऐसा लिखना है अभी तो वैसे लिख रहे हैं, और जब एक्चुअली ऐसा लिखना होता है ऊपर नीचे कहीं टेल और हेड में, तो फिर सीधे सामने सामने लिख के आ जाएंगे। तो जैसे लिखना है, अभी ये वाला लिखना तरीका गलत है क्योंकि इसमें H और 5 की पोजीशन सेम है, तो आमने सामने लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना। H5, H6, देन T1, ऐसे करते 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 लास्ट T6 हो जाएगा ये। आगे पढ़ो, फिफ्थ वन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया किया और फिर डाई तभी रोल किया अगर हेड आया, अगर टेल आया तो डाई रोल नहीं किया। समझ आया। तो एक तरीके से इसका डायग्राम बनाओ, तो पहले कॉइन टॉस हुआ, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। अगर हेड आया, अगर हेड आया तो डाई रोल हुआ, अगर हेड आया तो डाई रोल हुआ, अगर टेल आया तो कुछ भी नहीं, बस चुप करके बैठ जाओ। ठीक है, और जब डाई रोल हुआ तो अगेन इसके 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 आउटकम्स इधर और एक आउटकम इधर, इधर 6 आउटकम्स इसके इसके। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि अगर या ये हो तो ये करो, वो हो तो वो करो, तो दोनों केसेस के अलग आउटकम्स गिन के जोड़ देना होता है, इनको एड अप कर देना होता है। तो हेड आने के 6 आउटकम्स हैं, टेल आने का कुछ नहीं, एक ही आउटकम है, तो 6 प्लस यहाँ से एक आउटकम है, टोटल 7 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, समझ आया कैसे। Here a random experiment is given of tossing a coin and then rolling a die only in case a head is shown. ओके ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दिया। सो सैंपल स्पेस के पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे काउंट करेंगे हम। हेड आने के हेड आने के 6 आउटकम्स हैं, हेड अकेला है उसके 6 आउटकम्स हैं, प्लस टेल अकेला है उसका एक ही आउटकम है, समझे। तो 1 × 6 + 1 दैट मीन 7 आउटकम्स। अब 7 आउटकम्स लिख दो फटाफट से। देखो हेड के साथ तो 1, हेड 1, देन हेड 2, देन हेड के साथ 3 भी आ सकता है। भाई हेड आया तो आपने कोई डाई भी तो उछाला, हेड आया तो आपने डाई भी उछाला, तो हेड पे मान लो पहले हेड आया फिर डाई उछाला फिर 4 आया, तो इस पूरे आउटकम को एक एक ही जगह तो नोट करोगे ना, भाई हेड आया था फिर डाई उछाला तो 4 आया था, तो उसको कैसे नोट करोगे, हेड आया 4 आया, हेड 4, ओके H4। फिर आगे H5, फिर आगे H6, और अगर टेल आया तो कुछ किया ही नहीं, तो टेल विल बी रिकॉर्डेड एज टेल ओनली, आगे कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। हो गए 7 आउटकम्स। एक लास्ट क्वेश्चन 1 to 7 का फिर पार्ट हो जाएगा, जिसमें अपने को सैंपल स्पेस लिखना था। वन डाई इज ऑफ रेड कलर, वन ऑफ इज व्हाइट कलर, वन ऑफ इज, अच्छा सॉरी 6th है, सॉरी अभी अपन ने 50 किया है क्या, ओके। दो बचते हैं, यानी कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स एक्स रूम में हैं, एक बॉय और 3 गर्ल्स वाई रूम में है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। 2 रूम्स है मेरे पास, कितने रूम्स हैं, 2 रूम्स, रूम एक्स एंड रूम वाई। चलो ये लास्ट करेंगे, फिर एक 7वां बचता है उसको कल ही करेंगे, है ना। रूम एक्स, रूम वाई, ओके। रूम एक्स में कितने बच्चे हैं, एक लड़का है और 3 लड़की है। अब ऑब्वियसली लड़के लड़की सब अलग अलग है ना, ऐसा थोड़ा ना है, जैसे बॉल्स तो आइडेंटिकल होती है ना, लेकिन लड़के आइडेंटिकल, लड़की आइडेंटिकल थोड़ा ना होंगी। तो जो एक बॉय है उसको मैं ले देता हूँ B1, पहला लड़का। जो एक 3 लड़कियां हैं उनको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ G1, G2 और G3। रूम वाई का लिख दिया क्या मैंने, ओके। तो उसमें क्या है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं, तो फिर B1 B2, यस B1 B2 G1 G2। और रूम वाई में जो अभी अभी हमने लिखा, कितने लड़के हैं, एक लड़का है, तो B1 B2 तक तो आ गया, तो ये B3 हो जाएगा, तीसरा लड़का, ओके। गर्ल्स 2 चुकी हैं, तो तीसरी लड़की, चौथी लड़की और 5वीं लड़की, डन। क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो 1 2 3 मार्क किया। और अब मैंने नीचे लिखा है, याद रखना, अब मैंने सामने नहीं लिखा है G1, ठीक है। अब मैंने उनको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए नीचे लिखा है, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, कितने केसेस होंगे,
एक्स के साथ ये 4, वाई के साथ, तो टोटल 8 केसेस हो गए, दिख रहे हैं साफ साफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो गए। कैसे इसको सैंपल स्पेस लिखूंगा मैं लिखूंगा पहले रूम सेलेक्ट हुआ और फिर अंदर के लोग सेलेक्ट हुए, तो एक्स के साथ B1, एक्स B1, एक्स B2, एक्स B3, एक्स B4, फिर y के साथ y B3, y के साथ B3 है, या फिर y के साथ G3 भी हो सकता है सेलेक्ट, या y के साथ G4, या y के साथ G5। डन, समझ आया? हो जाएगा। देख लो एक बार, सेवंथ हो सकता है, होमवर्क हो सकता है कि 1 डाइज ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर, 1 ऑफ 3 डाइज है मेरे पास, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। 1 डाई सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले तो डाई सेलेक्ट करो, फिर उछाल के उसका उसका कलर नोट करो, है ना, फिर उछाल के उसके फिर जो नंबर आया अपर मोस्ट फेस पे, जो उसका नंबर आया वो भी नोट करो। यानी 3 डाई उछाल रहा हूं मैं, लेकिन तीनों डाई आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो पहले अगर आइडेंटिकल होते तो 216 आउटकम्स होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है इसलिए 18 ही आउटकम्स होंगे। समझ गए? क्योंकि व्हाइट के साथ अपना ही 1 आएगा, व्हाइट के साथ उसका 1 नहीं आएगा, और आइडेंटिकल होते तो इसके 1 के साथ उसका 1 भी काउंट करना पड़ता, तो सरल इक्वेशन उल्टा। ठीक है ना? तो देख लो इसको भी फटाफट, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, ताकि हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाए। तो पहले तो डाइस सेलेक्ट हो रहे हैं, पहले तो क्या हो रहे हैं, डाइस। मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 3 डाइस हैं, डाई 1, डाई 2, डाई 3। पहला कौन से कलर का है, बोलो? पहला रेड है ना, पहला रेड है, तो ये रेड कलर का डाई है। दूसरा कौन से कलर का है, व्हाइट, व्हाइट तो है नहीं कलर, ये ग्रे डाल देता हूँ उसकी जगह, तो ये हो गया दूसरा व्हाइट या ग्रे। ठीक है, तीसरा ब्लू। ओके, अब हर एक डाई के वही 6 6 आउटकम्स हैं या नहीं, ये बताओ, है ना? इसके भी वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके भी वही 6 आउटकम्स, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ब्लू के भी वही 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 6 6, 18 आउटकम्स, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, 18 आउटकम्स। ठीक है, डन। ऐसे ऐसे निकालेंगे इसके नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल्स, कैसे निकालेंगे, पहले डाई के 6 आउटकम प्लस दूसरे डाई के 6 आउटकम प्लस तीसरे डाई के भी 6 आउटकम्स, दैट मीन्स 18। और अगर तीनों आइडेंटिकल होते तो कैसे निकालता, 6 का क्यूब, फिर हर एक आउटकम्स के 6 आउटकम्स होते, जो 6 का क्यूब होता। ठीक है, ओके। अब सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, 18 ही तो लिखने। आऊं, चलो आ गया। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, रेड कलर के 6 आउटकम्स, तो R1 R2 सामने लिखना है, पिछले क्वेश्चन में नीचे लिखा था, इसमें नीचे मत लिख देना, R5 R6। फिर बोलो ये कौन सा है, ग्रे या व्हाइट, व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 5, व्हाइट 6, और इसमें मार्क कर लेना ये रेड, ये व्हाइट, ये ब्लू, और फिर उसके बाद ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6। तो सैंपल स्पेस तो बनाना आ गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज को फिर हम कल खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सौम्या, आपकी मम्मी ने कहा है